अब चीजों को समझिए। जब इंजेक्शन मोल्डिंग की बात आती है, वो आपसे पूछते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग आपने कौन सी चलाई है, तो कौन सी में दो चीजें आती हैं, किस कंपनी की चलाई है और फिर कितने टन की मशीन चलाई है। आप लोग बताते हो कि हमने 200 टन की मशीन चलाई है, तो तुरंत उनका अगला क्वेश्चन आएगा कि ये टन क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि टनज क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। दो तरीके के मटेरियल हम लोग देखते हैं। नंबर एक जो मटेरियल हमारा होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है। टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो इंटरव्यू बेस रहने वाला है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर आप लोगों के करने वाले हैं कि जब आप इंटरव्यू देते हो, चाहे वो आप सुपरवाइजर के लिए दे रहे हो, चाहे फिर ऑपरेटर के लिए दे रहे हो या फिर इंजीनियर के लिए दे रहे हो, हम सभी क्वेश्चनों को हम कवर आज करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में किए जा सकते हैं। सिंपल वे में आज हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और उससे भी पहले अगर जितने भी लेक्चर हमारे अभी तक आए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर रहने वाला है या फिर आने वाले जितने भी लेक्चर हमारे होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अब जैसे ही आप लोगों को पता है कि कंपनियां आती हैं और इंटरव्यू जो होते हैं वो ऑपरेटर के लिए इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद में जब आप सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद जब आप इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लो कि आप लोग इंजेक्शन मोल्डिंग के जो फील्ड है उसमें आप जॉब पाना चाहते हो, तो आप लोगों को ऑपरेटर से स्टार्ट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों का कोर्स कौन सा है। जो कोर्स आपका जो भी होगा, लेकिन आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ता है, ऑपरेटर लेवल से, क्योंकि उसके बाद चीजें आप लोगों को बहुत सारी सीखने को मिलती हैं। और जैसे ही आप उन सब चीजों को सीख कर, या ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर का हो या फिर 6 मंथ का है, उसे आप कंप्लीट कर कर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक अच्छी नॉलेज होती है और आप जो है उस फील्ड में अपनी ग्रोथ कर पाते हो। अगर आप लोगों के सामने कंपनी आती है तो उससे आप उसे किस तरीके से फेस कर सकते हो इंटरव्यू, आज हम सीखने वाले हैं। मान लो कि आप लोगों के सामने कंपनी आई, आप लोगों को एक पैनल बैठ गया जो भी इंटरव्यू लेने वाले हैं, और आप लोगों को सामने बैठा लिया गया है। तो अब आप लोगों से सबसे पहले पूछा जाता है आपके बारे में। इंटर का मतलब होता है एक तरीके से आंतरिक, और व्यू का मतलब एक तरीके से पूरा सिनेरियो होता है कि आप लोगों के अंदर क्या चलता है, आप लोग किस सोच के मालिक हैं, आप क्या सोचते हैं, कैसी थिंकिंग आप लोगों की होती है, उन सब चीजों को जानने के लिए ही इंटरव्यू होता है। ये आप लोगों को समझ लेना है। जब आपसे इसके बारे में पूछा जाता है कि अपने बारे में बताइए, तो आप अपने नाम से लेकर अपनी एजुकेशन तक किस तरीके से आप लोगों को बताना है। मान लो कि आप लोगों से पूछा गया कि अपने बारे में बताओ, तो क्या बोलोगे, अपना नाम बताओगे, अपने पिताजी का नाम बताओगे, उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या काम करते हैं उसके बारे में बताओगे, और उसके बाद में अपनी जो एजुकेशन है, आप कहां से बिलोंग करते हो, ये आप लोगों को मेंशन करना है। और जब आप इन सारी डिटेल को उनको दे देते हो, उसके बाद में आप अपनी एजुकेशन से स्टार्ट करते हो। और एजुकेशन में आप लोग कहां से स्टार्ट करते हो, हाई स्कूल से स्टार्ट करते हो। हाई स्कूल आपने कहां से की है और कब आप पास आउट हुए। इसके बाद में आप लोगों ने 12th कहां से की है, कब आप पास आउट हुए। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे हैं तो आप उसे भी मेंशन जरूर करें। अगर आप लोगों ने 12th ही की है, उसके बाद में आप लोगों ने चाहे वो ITI का डिप्लोमा किया है, चाहे फिर पॉलिटेक्निक का किया है, आप सीपेट का कोई कोर्स कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं जिसके बेस पे आज आप जॉब पाने के लिए आए हो, आप उसे मेंशन करें। उसके बारे में बताएं कि आप लोगों का कोर्स कौन सा है, और आप लोगों ने उसमें जो पास आउट आप हुए हो उसमें कितने मार्क्स गेन किए हैं, या फिर आप लोगों की अगर कोई रैंक रहने वाली है तो उसे आप जरूर मेंशन करें। उसका जो आप लोगों का इफेक्ट है उसका बहुत अच्छा पड़ने वाला है। अब आप लोग जब भी ये सारी चीजें उनसे बता दोगे, अपने बारे में बता दोगे, फिर आप लोगों का जो सेशन शुरू होता है वो टेक्निकल क्वेश्चन का होता है। मान लो कि उनकी जो मशीनें हैं या फिर उनका जो प्लांट है वो इंजेक्शन मोल्डिंग का रहने वाला है, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि सीपेट में आप लोगों ने क्या सीखा, या फिर ITI में क्या सीखा, पॉलिटेक्निक में मशीन से रिलेटेड क्या सीखा। तो आप लोगों की कोई स्पेशल मशीन होती है जो आप लोगों का
आप लोगों ने सीखी होती है, चाहे फिर वो एक्सट्रूजन प्रोसेस है, चाहे फिर वो इंजेक्शन प्रोसेस है, चाहे फिर वो ब्लो प्रोसेस है, कंप्रेशन है, जो भी है एक्सेट्रा, आप लोगों को किसी ना किसी मशीन में इंटरेस्ट रहा होगा। मैक्सिमम बच्चों को इंजेक्शन मोल्डिंग अच्छी तरीके से समझ में आती है, इसलिए वो इंजेक्शन मोल्डिंग का नाम सबसे पहले लेते हैं कि हमने जो यहाँ पर सीखी है वो इंजेक्शन मोल्डिंग सीखी है। जैसे ही आपका सेशन शुरू होता है और आप क्वेश्चन का आंसर देने लगते हो, तो आपके ही आंसर में से वो क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को उसी में वो खींचते रहते हैं। तो जब भी आप, मेरा सजेशन यही होता है, जब भी आप पढ़ते हो, क्लास लेते हो, तो आप लोगों को पढ़ना भी ऐसे ही है कि आंसर में से आप लोगों को क्वेश्चन बनाते चलना होता है, और जैसे जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते जाते हैं, उनका जो आंसर है आप लोगों को वो पता करते रहना होता है और उसके बाद में आगे बढ़ते रहना होता है। तो आप लोगों से पूछा कि कौन सी मशीन सीखी, आपने बोला इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अब इसमें दो चीजें होती हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन एक अलग चीज है और दूसरी चीज होती है इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। मशीन इतनी इंपॉर्टेंट ना होकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस, क्योंकि आप लोगों को अल्टीमेटली जो काम करना होता है वो प्रोसेस के ऊपर ही करना पड़ता है। प्रोसेस लगभग सेम होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लाखों करोड़ों मशीनें बनाई जा सकती हैं, लेकिन प्रोसेस उनका एक ही रहने वाला है। इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इस कंपनी की मशीन में चला लेता हूं, लेकिन इस कंपनी की मशीन में ऑपरेट नहीं कर पाता हूं। कारण क्या है? कारण सिंपल सा यही है कि आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, आप लोगों को क्लियर नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, आप लोगों को पता है कि प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो किसी भी कंपनी की इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है, उसके फंक्शन थोड़े अलग हो सकते हैं, किसी फंक्शन का नाम की में अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका काम है, उसका जो रिजल्ट है, प्रोसेस है, वो सेम रहने वाला है। इसलिए आप लोगों को हमेशा प्रोसेस पर ही आप लोगों को कंसंट्रेट करना होता है, ठीक है। अब चीजों को समझिए, जब इंजेक्शन मोल्डिंग की बात आती है, वो आपसे पूछते हो कि इंजेक्शन मोल्डिंग आपने कौन सी चलाई है, तो कौन सी में दो चीजें आती हैं, किस कंपनी की चलाई है और फिर कितने टन की मशीन चलाई है। जैसे ही आप लोग बताते हो कि हमने 200 टन की मशीन चलाई है और 200 टन में फेरोमेटिक थी या फिर सुमिटोमो थी या आप लोगों की टोशिबा थी, आप लोगों ने किसी भी मशीन का नाम मेंशन कर दिया। जैसे ही आप लोगों से पूछा गया कि कितने टन की मशीन थी, आपने बोला कि 200 टन की थी, तो तुरंत उनका अगला क्वेश्चन आएगा कि ये टन क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि टनज क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आपको बताना है कि इंजेक्शन के दौरान जो कैविटी प्रेशर होता है, उसके विपरीत या उसके अगेंस्ट मोल्ड को बंद रखने के लिए मोल्ड के ऊपर क्लैंपिंग यूनिट द्वारा जो प्रेशर या फोर्स अप्लाई किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लैंपिंग फोर्स बोलते हैं, या उसे टनज में हम कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी मशीन का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो टन में ही होता है, ठीक है। तो जो 200 टन था, तो उसमें ये बोल सकते हो कि ये मशीन मैक्सिमम 200 टन का जो फोर्स है वो मोल्ड के ऊपर लगा सकती है या फिर अप्लाई कर सकती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल गया। उसके बाद में वो बोलते हैं कि जिस मशीन को आप चला रहे थे उस मशीन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा था। मान लो कि आप लोगों का कोई भी इलेक्ट्रिक मीटर जो था वो आप बना रहे थे और वो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। आप लोगों ने बताया कि हमारी जो मशीन थी उसमें इलेक्ट्रिक मीटर बनाया जा रहा था। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक मीटर में आप लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे थे। अब आप लोगों को बताना होता है कि कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे थे। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो, आप लोगों ने रियल में किया है या फिर वो थ्योरी में पढ़ा है या आप फिर तुक्के लगा रहे हैं, वो आप पकड़े जाते हो जब आप लोगों से क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। वो प्रैक्टिकली सब कुछ जानने वाले लोग होते हैं, वो 2 मिनट में आप लोगों को पकड़ लेंगे कि आप याद करके आए हो या फिर आप लोगों ने मशीन पे रियल में काम किया होता है। आपने बताया कि पीसी पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल है वो हमारी मशीन पर चलता था। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वो मशीन जो मटेरियल चलता था वो ओपेक था फिर ट्रांसपेरेंट था। आप बोलोगे जी ट्रांसपेरेंट था, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल पीसी का चल रहा था उसका ग्रेड क्या था। आप बोलोगे कि ग्रेड, तो ग्रेड आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप मशीन पे काम कर रहे हैं तो जो बैग होता है पॉलीकार्बोनेट का, उस पर उसका जो ग्रेड है वो लिखा होता है। 143R होता है, 943AB होता है। तो ये आप लोगों को देख लेना है कि आप लोग कौन से ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो। इसके बाद में वो पूछते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्लास्टिक मटेरियल जो पीसी आप यूज कर रहे हो उसे प्री ड्राइंग करने की जरूरत पड़ती है या नहीं।
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट से जो मॉइस्चर होती है उसे अब्सॉर्ब करता है। दो तरीके के मटेरियल हम लोग देखते हैं, नंबर एक जो मटेरियल हमारा होता है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, ठीक है। दूसरा जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है। जब आप लोगों से पूछा गया तो आप लोगों को जवाब देना है कि दो तरीके के मटेरियल होते हैं, पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है वो इन्वायरमेंट से नमी को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं वो इन्वायरमेंट से नमी को नहीं सोखते हैं। तो दो तरीके के मटेरियल प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अब इनका एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाता है कि पीसी इस कैटेगरी में से कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो पीसी जो होता है वो इन्वायरमेंट में से जो नमी है उसे सोख लेता है तो किस में आएगा, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में आएगा। अगर मैं पीपी की बात करूं, एचडीपी की बात करूं, एलडीपी की बात करूं, एलएलडीपी की बात करूं, तो ये इन्वायरमेंट में से जो नमी है उसे सोख नहीं पाते हैं और ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो दो कैटेगरी आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को नोट भी कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो पॉलीकार्बोनेट है उसे कितने डिग्री टेम्परेचर पर हम प्री ड्राइंग करते हैं और कितने घंटे के लिए करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चीजें आप लोगों के सामने क्या आई, प्री ड्राइंग। तो प्री ड्राइंग में दो चीजें होती हैं, पहला होता है कि प्री ड्राइंग टेम्परेचर, दूसरा होता है प्री ड्राइंग टाइम। ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये चीजें क्या है। तो प्री ड्राइंग टेम्परेचर वो होता है कि जितने टेम्परेचर पर किसी भी प्लास्टिक मटेरियल की नमी को रिमूव करने के लिए रखा जाता है उसे हम बोलते हैं प्री ड्राइंग टेम्परेचर। और पीसी का ये कितना होता है, 120 डिग्री सेल्सियस ये पीसी का होता है। अलग अलग मटेरियल का ये अलग अलग हो सकता है। जो होपर ड्रायर होता है उस पर एक नेम प्लेट लगी होती है और उस पर काफी सारे मटेरियल के नाम और उनके जो प्री ड्राइंग टेम्परेचर है, उनका जो प्री ड्राइंग टाइम है वो लिखा होता है। तो आप लोग जाएं मशीन पर और उसे आप क्या कर लें, अपनी नोटबुक में नोट जरूर कर लें। नायलॉन का होता है वो 80 होता है, 80 से 90 होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब प्री ड्राइंग टाइम की बात आती है कि कितने घंटे के लिए रखना है, तो ये जो रखना होता है ये कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए आप लोगों को रखना होता है। एक क्वेश्चन किया था मेरे सामने एक बच्चे से, तो वो बोल रहा था कि 1 घंटे के लिए रखना होता है। तो ऐसा नहीं है, 3 से 4 घंटे के लिए ये रखना होता है प्री ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि ये सारी चीजें करनी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें प्री ड्राइंग करने की जरूरत पड़ी ही क्यों। मेन मुद्दा तो यही है कि प्री ड्राइंग टेम्परेचर की जरूरत पड़ी क्यों रही है। तो पड़ इसलिए रही है कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है जो नमी को अब्सॉर्ब करता है। तो अगर उसे हम मशीन में यूज करेंगे, टेम्परेचर के अंदर उसे लेकर जाएंगे, तो हमारे प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट आता है जिसका नाम होता है, वेरी गुड, सिल्वर मार्क, ठीक है। ये सिल्वर आता है। सिल्वर का क्या होता है थोड़ा सा समझो। आपने गर्म तवा लिया, पता ही है खाना बनाने का, आपको पता ही है रोटी किस पे सेकते हैं। तो तवा लिया, थोड़ा सा आपने हाथों पर पानी लिया और उस पर छींटे मार दिए। तो जहां जहां पर वो छींटे लगेंगे वहां पर निशान पड़ जाएंगे, कभी देखना ट्राई करके। तो जब ये प्लास्टिक मटेरियल नमी जो इसके अंदर होगी वो टेम्परेचर के अंदर, जो बैरल के अंदर जब टेम्परेचर है उसके संपर्क में आएगा तो ये जलेगा, और जलेगा तो एक छींटे टाइप से हमारे जो मटेरियल में ये मिक्स हो जाएंगे और वो प्रोडक्ट पे हमारे दिखाई देंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर मार्क बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सिल्वर और स्क्रैच दोनों में अंतर क्या है। भाई स्क्रैच और सिल्वर दोनों एक जैसी लगती है, तो फिर अंतर क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। मान लो कि ये मार्कर का कैप है, जब मैं स्क्रैच की बात करूंगा तो स्क्रैच हो सकता है यहां पे आए, ठीक है, या फिर इंटरनल सरफेस पे आएगी। लेकिन जब मैं सिल्वर की बात करता हूं तो सिल्वर जैसा बाहर देखने को मिलता है और इंटरनल सरफेस जो होती है वहां पर भी वैसा का वैसा ही देखने को मिलता है, और यही फर्क होता है सिल्वर और स्क्रैच में। ये आप लोगों को याद रखना है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे
फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, यहां तक की चीजें आप लोगों की सही हैं, तो मेल्टिंग टेम्परेचर या प्रोसेसिंग टेम्परेचर पीसी का आप लोगों ने कितना रखा था? तो पीसी का टेम्परेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं बात पीसी की कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर मशीन को लेकर चल रहा हूं। आपके सामने ये मशीन भी बदल सकती है और ये मटेरियल भी बदल सकता है। जो भी मटेरियल आप लोगों के सामने चल रहा है, आपको उस पर काम करना होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जिस मशीन पर काम कर रहे थे उसमें जो पीसी का प्रोसेसिंग टेम्परेचर था वो कितना था? प्रोसेसिंग टेम्परेचर जो था वो होता है 280। ठीक है, तो 280 आप लोगों को याद कर लेना है। 280 टेम्परेचर था। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो पार्ट आप बना रहे थे उसका शॉर्ट वेट कितना था। ठीक है, अब शॉर्ट वेट आप कब बताओगे? जब आपको शॉर्ट वेट के बारे में जानकारी होगी कि शॉर्ट वेट होता क्या है। अब इससे जुड़ा जब ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को बताना है कि वन शॉट में या वन साइकिल के अंदर या कंप्लीट शॉट होने में एक बार इंजेक्शन होगा और कंप्लीट मटेरियल एक ही शॉट के अंदर, मोल्ड के अंदर पहुंचेगा। तो एक बार में जितना मटेरियल, जितने ग्राम मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हुआ है उसका हम क्या कर लेंगे? वेट कर लेंगे। उसे ही हम क्या बोलते हैं? शॉट वेट बोलते हैं। हमने एक शॉट लगाया और उसका जो वेट हुआ उसे हमने क्या बोला? शॉट वेट बोला। ठीक है, समझ में आ गया? इसे लिख लेना। अब शॉर्ट वेट से जुड़ी जानकारी मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता देता हूं कि शॉर्ट वेट में आता क्या है। शॉर्ट वेट में क्या आता है कि जितने भी पार्ट आप लोग बना रहे हो, नंबर ऑफ कैविटी, एक बार में हो सकता है कि आपका एक पार्ट बन रहा है, हो सकता है कि 2 पार्ट बन रहे हैं, हो सकते हैं कि 4 पार्ट बन रहे हैं, कितने भी पार्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? शॉर्ट वेट बराबर, शॉर्ट वेट बराबर क्या होता है? शॉर्ट वेट बराबर होता है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ कैविटी, सॉरी, नंबर ऑफ कैविटी का वेट, और प्लस में आप लोगों को क्या कर लेना है? फीड सिस्टम का वेट। फीड सिस्टम का वेट। अब ये फीड सिस्टम एक नया वर्ड है। जब भी आप लोगों को पढ़ना है, कोई नया वर्ड आप लोगों के सामने आता है तो आप लोगों को फिर उस पर भी काम करना होता है कि ये नया वर्ड है क्या। तो फीड सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट वेट का फॉर्मूला हो गया एक तरीके से कि शॉर्ट वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करेंगे। इसके बाद में क्या आता है कि फीड सिस्टम क्या होता है। तो फीड सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो फीड सिस्टम होता है स्क्रू प्लस रनर प्लस गेट। इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है? हमारा फीड सिस्टम बनता है। तो इन सब का जब हम वेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलता है? शॉर्ट वेट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि आपकी मशीन में जो भी पार्ट बन रहा था, जो भी मटेरियल चल रहा था, उसका शॉर्ट वेट कितना था। ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन वो आप लोगों से पुटअप कर सकते हैं कि मोल्डिंग साइकिल क्या होती है या फिर साइकिल ही क्या होती है। इनमें से कुछ भी बोला जा सकता है। तो कंप्लीट एक शॉट को कंप्लीट होने में जो भी प्रोसेस हुआ है, जो भी कार्य हुए हैं, और उसे ही कंप्लीट को क्या बोलते हैं? हम साइकिल बोलते हैं। यानी कि जहां से हम चले थे घूमकर हम वहीं पर आ गए, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और घूमकर फिर से यहीं पर आ गए। तो इस कंप्लीट को ही, ये जो सर्कल हमारा कंप्लीट हुआ, इसे हम क्या बोल रहे हैं? मोल्डिंग साइकिल बोलते हैं। या एक शॉट जो कंप्लीट होता है उस दौरान जो भी सर्कल कंप्लीट होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं? मोल्डिंग साइकिल बोलते हैं। अब जब हम चले तो हमने कुछ किया होगा, ये जोन वाइज बना होता है। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मोल्ड को क्लोज करते हैं। मोल्ड को क्लोज करते हैं। तो मोल्डिंग साइकिल में सबसे पहला पार्ट क्या आया? मोल्ड को क्लोज करना। नंबर सेकंड आता है जैसे ही मोल्ड क्लोज होगा और आपका क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई होगा तो दूसरा ही काम क्या होता है? इंजेक्शन। दूसरा काम क्या है? इंजेक्शन होना। 2 पार्ट पता लग गए। तीसरा, जैसे ही इंजेक्शन कंप्लीट होगा तो तीसरा काम आप लोगों का होता है होल्डिंग। तो होल्डिंग होगा। यहां पे क्या हो गया? होल्डिंग हो जाएगा। होल्डिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ तो होल्डिंग को कंप्लीट होते ही 2 काम एक साथ होते हैं। याद रखना, 2 काम एक साथ होते हैं। इधर तो आप लोगों की कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो प्लास्टिक मटेरियल बैरल के अंदर स्टोर था वो कहां चला गया? इंजेक्शन के दौरान मोल्ड के अंदर चला गया।
जब वो मोल्ड के अंदर चला गया तो जहां पर बैरल के अंदर वो स्टोर था वहां से तो खाली हो गया ना, वहां पे स्पेस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो हमें क्या कर लेना है, अपने समय को बचाने के लिए साथ साथ में कूलिंग चलती रहेगी और हमें वो जो प्लास्टिक मटेरियल है होपर से लेकर दोबारा अगले शॉट के लिए भर लेना है और उसे हम बोलते हैं रीफिलिंग, दोबारा फिल करना या चार्जिंग। मोबाइल डाउन हो गया तो अब क्या करते हो, चार्ज करते हो। मटेरियल बैलेंस से खत्म हो गया, मोल्ड के अंदर चला गया तो दोबारा क्या करोगे, उसे चार्ज करोगे। तो इसे क्या बोलते हैं, चार्जिंग भी बोलते हैं और रिफिलिंग भी बोलते हैं। और कूलिंग और रिफिलिंग दोनों एक साथ होती है, यह आप लोगों को याद रखना है। यहां पे कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी और इसी के साथ में आप लोगों की चार्जिंग या रिफिलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। जैसे ही आप लोगों की कूलिंग खत्म होगी, कूलिंग खत्म होते ही सबसे पहला काम क्या होगा, मोल्ड को खोला जाएगा, मोल्ड ओपन हो जाएगा। और जैसे ही मोल्ड ओपन हुआ तो आप लोगों का इजेक्शन स्टार्ट होगा। तो लास्ट वाला जो आप लोगों का फंक्शन था वो क्या था, इजेक्शन। जैसे इजेक्शन कंप्लीट होगा तो आप लोग देखोगे कि आप जहां से चले थे, आप लोग जहां से चले थे वहीं पर फिर से पहुंच गए हो। तो इसे ही बोलते हैं मोल्डिंग साइकिल। यानी कि आप लोग जहां से चले और वहां पे पूरा पार्ट का शॉर्ट कंप्लीट करने के बाद में आप वहीं पर पहुंच गए, इसे ही बोलते हैं मोल्डिंग साइकिल। और इसके दौरान जितना समय लगता है उसे बोलते हैं साइकिल टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जो मोल्डिंग साइकिल है उसमें जो मोल्ड ओपन क्लोज होता है, जो मोल्ड का क्लोज होने का या ओपन होने का जो एक तरीके से वे होता है वो क्या होता है। तो बच्चों से नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो आप लोगों को आंसर जरूर देना है। जो मोल्ड होता है वो एक प्रोसीजर पे काम करता है जिसे बोलते हैं स्लो फास्ट स्लो। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अपनी लाइफ में इस काम को रोज करते हो। कैसे करते हो, आप घर से बाइक लेकर चले तो कैसे चलोगे, स्लो स्टार्ट करोगे। रोड अच्छी आ गई तो आप लोग क्या करोगे, फास्ट करोगे। तो यहां पे क्या थी, स्लो, यहां पे क्या हुआ, फास्ट। फिर उसे रोकने की कोशिश करोगे, जहां भी अपने डेस्टिनेशन पे आप लोग पहुंचते हो तो उसे रोकोगे, और रोकोगे तो फिर क्या करनी पड़ेगी, स्लो। तो मोल्ड भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब भी मोल्ड क्लोज होगा तो सबसे पहले वो स्लो स्पीड होगी, उसके बाद में फास्ट होगी, फिर वो बंद होने वाला होगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, फिर से स्लो हो जाएगी। तो मोल्ड जो काम करता है वो एक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे बोलते हैं स्लो फास्ट स्लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइकिल टाइम आप लोगों का कितना था, 30 सेकंड हो सकता है, 40 सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में पूछा जा सकता है कि शॉर्ट साइज कितना था। ठीक है, तो शॉर्ट साइज आप लोगों को बता देना है। अब आगे जो वीडियो है वो हो सकता है कि लंबी हो जाएगी, तो आज का जो लेक्चर है वो हमें यहीं रोकना पड़ेगा और नेक्स्ट के जितने भी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने कहीं पर भी इंटरव्यू फेस किया है या आप लोग करने वाले हो, जो भी चीजें हैं अगर फेस किया है तो जो भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों से पूछे गए हैं वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें, ताकि उन बच्चों को जो इंटरव्यू देने वाले हैं या फिर कुछ दिए हैं और भी देंगे जाकर, तो उन्हें भी उन क्वेश्चनों के बारे में पता चले और उनका जो अच्छी ग्रोथ है वो हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।